अब तक जितने भी आप लोगों ने व्यवसाय करने के तरीके देखे थे, वो सब में क्या था? डर था। व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है, व्यवसाय कभी भी खत्म किया जा सकता है, सदस्य खुश नहीं है तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लगातार चल रही है कंपनी, मेंबर के आने जाने का कोई प्रभाव इसमें नहीं है उतना। ठीक है। अरे तुम लोग बहुत हंसी पटाखा गुब्बारा फोड़ रहे हो यहाँ पे, हैं? चलो इसके बाद देखो बेटा, नियंत्रण, कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल विशेषता की बात करें तो कंपनी के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन लोग होते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अंशधारी होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो अंशधारी होते हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा या पूंजी लगाई है कंपनी में। ये निदेशक मंडल जो होते हैं उनको चुनता कौन है, उनका सिलेक्शन कौन करता है? अंशधारी लोग। अंशधारी लोग अपने वोटों का प्रयोग करके, वोटिंग राइट का प्रयोग करके निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी से संबंधित निर्णय लेते हैं कि कंपनी को अपने व्यवसाय को कैसे करना है, नीतियां बनाना, नियम बनाना, प्लानिंग करना, ये सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े क्या होते हैं? पूंजीपति होते हैं, अंशधारी होते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं, स्वामी होते हैं। ठीक है। ये देखो अभी तक इन लोगों का खान सर की शादी चल रही है। अच्छा वही तुम लोग लिखना बीएसटी के पेपर में, खान सर की शादी का नियम होते हैं बेटा, क्योंकि ठीक है। तो नियंत्रण क्या होता है बेटा? क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए लिए गए अंशधारकों के प्रति सीधे ये उत्तरदायी होते हैं बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंशधारी के पैसे से ही कंपनी चल रही है। तो निदेशक मंडल जो है जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, अंशधारियों से संबंधित होंगे बेटा। अंशधारियों के प्रति इन्हें जवाबदेह या जिम्मेदार या कहीं ना कहीं उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है। डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा कैसे टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है ना वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं। इसके बाद देखो दायित्व की यदि हम मैं बात करूं, लाइबिलिटी की यदि बात करूं, तो कंपनी में जो सदस्य हैं, जो अंशधारी हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, उनका दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। दायित्व उनका सीमित होता है। वो जितना अंश खरीदे हैं, अगर उतने अंश में से कुछ पैसा बचा हुआ है, अभी उन्होंने पे नहीं किया है, तो सिर्फ वही पैसा वो पे करेंगे, उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। कंपनी जब बंद होगी, कंपनी का जब एकदम क्या कहते हैं कि एकदम समापन होगा, उस टाइम यदि कंपनी को कोई लोन होगा, कंपनी पर कोई लोन होगा, तो उस लोन को कैसे चुकाया जाएगा? कंपनी की संपत्तियों को बेच करके, कंपनी के लाभों में से, ठीक है, या कंपनी में जो भी हिस्सेदारी है उसमें। लेकिन किसी व्यक्तिगत अंशधारी को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप पैसा लाइए, पैसा दीजिए या अपनी निजी संपत्ति को बेचिए और निजी संपत्ति को बेच करके पैसा लाइए और फिर उस पैसे से हम लोग लोन को चुकाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, जो भी पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, उन सब का दायित्व साधारणतः नॉर्मल वे में सीमित ही होता है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो लक्षण या विशेषता सार्वमुद्रण। सार्वमुद्रण का मतलब वही सार्वमुद्रा, कॉमन सील। कंपनी की अपनी खुद की एक क्या होता है? कॉमन सील, हस्ताक्षर होता है, स्टैंप होता है, जिसका प्रयोग कंपनी अपने अनुबंधों में कॉन्ट्रैक्ट करते समय करती है। अब बोलोगे कि मैम कंपनी तो चल नहीं सकती है, कंपनी जा करके तो अनुबंध करेगी? नहीं करेगी बेटा, जा करके नहीं करेगी। लेकिन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या कंपनी की जो मैनेजिंग टीम है, वो जाएगी कंपनी के बिहाफ पर जाकर के अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वहां पर वो लोग अपना जब साइन करेंगे तो साथ ही साथ कंपनी की सार्वमुद्रा, स्टैंप का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यह भी इसका एक विशेषता होती है, सार्वमुद्रण, कॉमन सील।
जोखिम उठाना, अगर मान लो कि मोहर, हाँ मोहर कह सकते हो, स्टैंप कह सकते हो, मैम एमबीए करने के लिए किसी कंपनी का सीईओ बन सकते हैं, बताइए प्लीज। बेटा एमबीए करके सीईओ बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? ये तो सीईओ बनने के लिए बेटा आपको बहुत पहले तो अनुभव होना चाहिए। सीईओ अगर आप खुद का ही बिजनेस खोलना चाहते हो तो डायरेक्ट सीईओ बन जाओगे, नहीं तो सीईओ लोग अपॉइंट भी करते हैं, यस सीईओ अपॉइंट भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी में काम करने का, मैनेजिंग पोस्ट पर काम करने का, 10 साल 20 साल 15 साल, तब जाकर के आप एक सीईओ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तौर पे बन सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपना खुद का अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो खुद का एक पोस्ट दे सकते हैं सीईओ की। अदरवाइज आप किसी दूसरे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और वहां आप सीईओ बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप सीईओ तो नहीं बन जाओगे ना, आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है इस सेक्टर में, ठीक है। चलो, तो जोखिम उठाने की अगर हम बात करें तो कंपनी में जोखिम कौन उठाता है भाई? जोखिम बढ़ जाता है अंशधारियों के बीच में। अगर मान लो लॉस हो गया, लाभ नहीं हुआ, हानि हो गई, तो हानि के केस में कुछ भी लाभ का कोई भी हिस्सा अंशधारी को नहीं दिया जाएगा। तो हानि या जोखिम जब होती है या जोखिम की संभावना जब होती है, तो जोखिम का बंटवारा सदस्यों के बीच में कर दिया जाता है, लाभ उस कम मिलेगा या लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा ये सारी क्या थे? ये सारी विशेषताएं थी किसकी? कंपनी की। अगर मैं इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कंपनी का कुछ लाभ बताना चाहूं, गुण बताना चाहूं, मेरिट्स बताना चाहूं, तो निकाल सकती हूं। क्या? देखो, पहला मेरिट क्या हो गया? सीमित दायित्व। बेटा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास पैसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे का कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ मुझे। मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा जोखिम उठाना चाहती हूँ, रिस्क लेना चाहती हूँ, और रिस्क उठा करके मैं अपने पैसे को दुगना तिगुना करना चाहती हूँ, मैं एक लाभ कमाना चाहती हूँ, एक प्रॉफिट का हिस्सा कमाना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसा है तो मैं शेयर होल्डर बन सकती हूँ। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, अब मैं शेयर होल्डर बन गई, अंशधारी बन गई, और कंपनी को जब लाभ होगा तो जिस प्रपोर्शन में, जिस अनुपात में मैंने अंश खरीदे हैं, उस अनुपात में मुझे क्या मिलेगा? लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरी पूंजी भी सुरक्षित है, मैंने पूंजी लगाई है, कहीं पैसा लगाया है, और उस पैसे पर मुझे एक प्रकार से इंटरेस्ट मिल रहा है लाभांश के रूप में, डिविडेंड के फॉर्म में, लाभ में हिस्सा मिल रहा है। हर साल कंपनी अगर लाभ कमाती है और यदि ज्यादा लाभ कमाती है तो मुझे भी कुछ पोर्शन मिलेगा अंशधारी होने की वजह से। तो इस प्रकार से मैं एक कंपनी की सदस्य बन सकती हूँ, कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती हूँ, और मेरा सीमित दायित्व ही रहेगा। मैंने जितना अंश खरीदा है उस अंश के पैसे के लिए ही मैं जिम्मेदार हूँ। अगर उससे कोई कंपनी को कोई लॉस हो रहा है या कंपनी बंद हो रही है और कंपनी को कोई कर्ज है, लोन है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिंपल शेयर होल्डर हूँ, सिर्फ कंपनी में पैसा लगा रही हूँ और कंपनी के लाभ को उठा रही हूँ। मैं सदस्य भी बन गई, अंशधारी भी बन गई, ओनर भी बन गई, स्वामी भी बन गई, लेकिन मेरा दायित्व क्या हो गया? सीमित हो गया। मेरा दायित्व सिर्फ और सिर्फ सीमित दायित्व है, इस वजह से यह एक कंपनी का मेरिट होता है अंशधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंशधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमित दायित्व होना एक गुण हो गया, ठीक है। नहीं मैम स्टूडेंट हूँ, आई नो कंट्री को कैसे पीएम अकाउंट, कोई पूंजी उन्होंने लगाई है, तो पीएम की बात हो रही है अभी। तो सीमित दायित्व, तो अंशधारक अपने अंशों की अदत्त राशि यानी आउटस्टैंडिंग राशि, कोई कैपिटल अमाउंट, कोई पूंजी उन्होंने लगाई है और पूंजी का कुछ भाग अभी पे करना है, तो सिर्फ उसी अमाउंट के लिए उसी सीमा तक जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे, तथा ऋणों के निपटान के लिए, कर्ज के निपटान के लिए, लोन को पेमेंट करने के लिए कंपनी के लोन को जिम्मेदार नहीं होंगे। कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग किया जाएगा, कंपनी के एसेट्स को बेच करके कंपनी के लोनों को चुकाया जाएगा। स्वामी की निजी संपत्ति यानी शेयर होल्डर की निजी संपत्ति
हर प्रकार के प्रभार से मुक्त होगी, चार्ज से मुक्त रहेगी। इससे निवेशक को, इन्वेस्टर्स को, अंशधारी को का जोखिम भी कम हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है। अच्छा, एक बात और समझ लेना बेटा, स्वामी किसे कहा जा रहा है, ओनर किसे कहा जा रहा है, अंशधारी को। अंशधारी कौन होते हैं, जो कंपनी के अंशों को खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो मतलब पैसा लगाते हैं, पूंजी लगा रहे हैं, अंशधारी बन रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, दूसरा अगर मैं गुण की बात करूं, हितों का हस्तांतरण। हितों का हस्तांतरण समझना ध्यान से बेटा, ध्यान से समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हो, अगर मान लो आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी जो कि नॉर्मल जनरल पब्लिक से शेयर्स बेचती है, नॉर्मल जनरल मतलब मैं भी खरीद सकती हूँ ऐसी कंपनी का शेयर। ऐसी अगर कोई कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, अगर मान लो मैंने उस कंपनी का शेयर्स परचेज किया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस का मैंने शेयर खरीदा है, शेयर होल्डर बनी हूँ, ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था जब मेरे पास ज्यादा पैसा था। अभी मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, अभी मान लो मेरी मदर जो है वो बहुत बीमार है, ठीक है, मैंने 2 साल पहले कंपनी के शेयर्स को खरीदा था, रिलायंस के शेयर्स को खरीदा था। अभी मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करूं बताओ। मतलब मैंने किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल रिलायंस, चलो क्यों हम किसी और कंपनी पे जाएं, हम कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए है, कंपनी ए के शेयर्स को, अंशों को मैंने परचेस किया था बेटा, परचेस किया था, खरीदा था, ठीक है, और मुझे 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले, बिफोर 2 इयर्स, ठीक है, मैंने 2 साल पहले कंपनी के शेयर्स को, एक कंपनी के शेयर्स को परचेस किया था, और शेयर्स की जो प्राइस थी टोटल वो 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख थी। और आज अगर मार्केट प्राइस में देखूं, 2 साल बाद मार्केट प्राइस जो है, मतलब 2025 में जो शेयर्स की प्राइस बढ़ गई है कंपनी के, रिलायंस की या कंपनी ए की, वो 1 लाख 1.5 लाख हो गई है, मान लो 1.5 लाख रुपए आज की डेट में अंशों का कीमत हो गया। जो अंश मैंने खरीदे थे 2 साल पहले 1 लाख रुपए में किसी कंपनी के, ठीक है, आज उसकी कीमत कितनी हो गई है, 1.5 लाख रुपए हो गई है। मेरी मदर बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जो शेयर, मेरे नाम पर जो शेयर बॉन्ड है, उसको जो मैंने 2 साल पहले खरीदा था 1 लाख रुपए का, मैंने क्या किया, उस शेयर बॉन्ड को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। यानी एक, और कितने में बेचा, मार्केट प्राइस पर, यानी 1.5 लाख रुपए आज मुझे मिल जा रहे हैं उसके। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने कोई शेयर बॉन्ड परचेज किया है, पूंजी में लगाई है, पैसा लगाया है और खरीदा है, मार्केट प्राइस 2 साल के बाद बढ़ भी गई, और अगर आप उसे बेचना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को सेल करना चाहते, तो आप कर सकते हो। आप अपने 1.5 लाख के का आपने शेयर बेच दिया दूसरे पर्सन को, अब वो शेयर होल्डर बन जाएगा, और कंपनी को अगर कोई लाभ होगा तो लाभ का जो भी पार्ट होगा वो उसको सालाना मिलेगा, लाभ नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पूंजी है वो भी सुरक्षित है। आप जब चाहें एक सार्वजनिक कंपनी में अपने अंश को बेच भी सकते हैं, अपने हितों का हस्तांतरण कर सकते हैं, अपने लाभ का हस्तांतरण कर सकते हैं, अपने शेयर्स को दोबारा आप बेच सकते हैं जो आपने किसी कंपनी के खरीदे थे। तो यह क्या हो जाता है, ये एक मेरिट हो जाता है, ये एक लाभ हो जाता है। मुझे पैसों की जरूरत है, वो भी पूरा हो गया, और मुझे थोड़ी सी कमाई भी हो गई, 50 लाख का मूल्य भी बढ़ गया था, और मैं हर साल तो कंपनी से लाभ कमा ही रही थी जब भी कंपनी को फायदा हो रहा था उससे, ठीक है। तो आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो बेटा, आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, बस याद रखना कि आपको इसकी नॉलेज हो, किस कंपनी के शेयर्स को कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। कभी कभी लोग जानते हो क्या करते हैं, बहुत बड़ा सट्टा खेलते हैं, मतलब
आधी एक दिन पहले शेयर खरीदते हैं और मार्केट में देखते रहते हैं कि कब शेयर की प्राइसेस हाई होंगी, दूसरे दिन ही बेच देते हैं, या जस्ट 15 मिनट पहले खरीदा था और 15 मिनट बाद ही उसको सेल कर दिया, इससे भी प्रॉफिट कमाते हैं। इससे भी वो शेयर बाजार में प्रॉफिट कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। बट उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस कंपनी का शेयर्स खरीदना है और कब इसको सेल करना है, कब इसमें प्रॉफिट होगा, कब इसमें नुकसान होगा, कब बेचने पर। और उसी कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए जिसका भविष्य अच्छा है, जो ज्यादा लाभ कमाने की संभावना रखती है। क्योंकि देखो बेटा, शेयर में इन्वेस्ट करना एक जोखिम होता है। इसमें जब कंपनी को लाभ नहीं होता है ना, तो उस केस में आपके शेयर्स की प्राइस भी गिर जाती है और आपको लाभांश भी नहीं मिलता है, डिविडेंड भी नहीं मिलता है, लाभ में से कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। तो बेटा, हितों का हस्तांतरण कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, किसी सार्वजनिक कंपनी के अंशों के बाजार में बेचा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से रोकड़ में यानी कैश में बदला जा सकता है। ये भी इसका एक फायदा होता है। इसके बाद देखो, स्थायी अस्तित्व, बिल्कुल ये तो एक लाभ है ही। कंपनी हमेशा लगातार लंबे समय तक चलती रहती है, मेंबर के आने या जाने पर कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है। ठीक है, लंबे समय तक कंपनी चलती रहेगी। विस्तार की संभावना, भाई कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, नए नए शेयर होल्डर जुड़ते रहते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते रहते हैं, तो कंपनी अपने नए नए ब्रांचेस खोल सकती है, कंपनी अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा सकती है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। क्योंकि कंपनी के पास, अगर बड़ी कंपनी है तो ज्यादा पैसे की कमी नहीं होती है। कंपनी अगर अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा लाभ कमा रही है, तो बहुत आसानी से वो अपना विस्तार या एक्सपेंशन कर सकती है। ठीक है। अरे बाप रे, ये इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो क्या तुम लोग? ठीक रही हूँ कि ऐसे बंद करो ये सब चीजें तुम लोग। मैं चैट टाइम है अभी, देख नहीं ये सब। इसके बाद देखो, विस्तार की संभावना। बेटा, विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप विस्तार, कंपनी विस्तार कर सकती है, कंपनी के पास इतना पैसा होता है, कंपनी के अंशधारी जो होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, कंपनी में पैसा लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से एक कंपनी लंबे समय तक विस्तार कर सकती है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, नए नए किस्म बना सकती है, नई नई ब्रांचेस खोल सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक है, चलो। तो संगठन के एकल स्वामित्व और साझेदारी की तुलना में करने पर एक कंपनी के पास वित्त के अधिक स्रोत होते हैं और एक कंपनी जनता से धन की व्यवस्था के साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकती है ना। मतलब बैंक से भी ऋण मिल जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये ऑथेंटिक होते हैं, बैंकों से भी ऋण इनको मिल जाता है। और ये धन की व्यवस्था कर सकते हैं और विस्तार कर सकते हैं, व्यापक तौर पर ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं, निवेशक का शेयर में पूंजी लगाने की ओर झुकाव रहता है। चलो, इसके बाद देखो, पेशेवर प्रबंध, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बेटा, कंपनी है, कंपनी के पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकती है, उनको नियुक्त कर सकती है, जो उनका प्रबंध, जो उनका मैनेजमेंट देखे, जो नीतियां बनाए, नियम बनाए कंपनी से संबंधित। तो कंपनी व्यवसाय बहुत अच्छे से चल सके, इसके लिए कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल एमबीए की डिग्री लेने वाले जो होल्डर होते हैं, उनको अपॉइंट करती है, उनका अपॉइंटमेंट करके वो अपने काम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, तो कंपनी विशेषज्ञों को या पेशेवर लोगों को ऊंचा वेतन देने में सक्षम होती है, इसीलिए यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के निपुण लोगों की नियुक्ति ये कर सकती है और अपने प्रचालन को, अपने ऑपरेशन के पैमाने को बहुत अच्छे से बढ़ाते हुए बढ़ा सकती है और विशेषज्ञता का लाभ भी उठा सकती है। ठीक है, चलो। सीमाएं क्या है बेटा?
अभी हमने मेरिट्स देखा कि ये सारे तो कंपनी के लाभ हो गए। अब बेटा हर पहलू होते हैं, हर पहलू होते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं और कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। कंपनी में हमेशा ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ इसमें अच्छा ही हो रहा है। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी के केस में? पहला तो निर्माण बहुत जटिल होता है। अगर आप अपना कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए, पेपर वर्क भी आपको बहुत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए कई सारे स्टेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वर्क होते हैं, प्रलेख बनाने होते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सब एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो बेटा निर्माण बहुत ही जटिल होता है, बहुत कठिन होता है। इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या है? गोपनीयता की कमी। गोपनीयता यानी सेक्रेसी का एलिमेंट भी यहाँ पर कम पाया जाता है। सेक्रेसी कम क्यों होती है बच्चा, ये ध्यान से समझना। कंपनी को अपने अकाउंट बुक को जनरल पब्लिक को शो करना पड़ता है, अपने खातों को, अपने विवरण को, लाभ हानि को बताना पड़ता है। इस वजह से गोपनीयता की कमी यहाँ पर पाई जाती है। शेयर होल्डर मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है लोगों को। इस वजह से गोपनीयता की कमी पाई जाती है कंपनी के केस में। इसके बाद देखो, व्यक्तिगत कार्य वातावरण। बेटा कंपनी में क्या है, कंपनी में अंशधारी भी हैं जो पैसा लगा रहे हैं, लाभ लेके जा रहे हैं। कंपनी में कर्मचारी लोग बहुत सारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजर है उसको नियुक्त किया गया है। तो कंपनी का जो मेन ओनर है जिसने कंपनी की स्थापना की थी, उन व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक कंपनी मान लो किसी ने खोली, ठीक है, अंबानी की बात करते हैं हम लोग। अंबानी ने, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने अपनी एक कंपनी जब स्टार्ट की थी, तो उनके बच्चे जो हैं मुकेश अंबानी, वो लोग तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनकी जनरेशन पूरा ध्यान दे रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे जो उतनी लगन से काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो बस पैसा मिल रहा है और पैसा मिल करके वो जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बस वहां तक है कि उनको सैलरी मिलती रहे, वेजेस मिलता रहे, वो अपना काम करें और जाए। उतना लगाव, उतना ज्यादा एफर्ट वो कंपनी में नहीं देंगे जितना कि कंपनी का रियल ओनर देना चाहेगा, है ना। दूसरा, रियल ओनर क्या, अब मुकेश अंबानी हर एक ग्राहक से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हर एक ग्राहक से मिल सकते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है और हर एक ग्राहक से पर्सनल अटैचमेंट बना पाना एक रियल ओनर के बस की बात नहीं होगी। इस वजह से अव्यक्तिगत कार्य वातावरण देखने को मिलता है। जो लोग वर्कर हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, बस अपना काम करके जाना चाहते हैं। और जो लोग रियल ओनर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जिन्होंने फाउंडर मेंबर हैं, वो सब व्यक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं कंपनी के केस में। इस वजह से अव्यक्तिगत कार्य वातावरण देखने को मिलता है। स्वामित्व एवं प्रबंध में अलगाव होता है। एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें कंपनी के अधिकारी गण ना तो प्रयत्न करते हैं, अधिकारी लोग ना तो एफर्ट करते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। कंपनी के बड़े आकार के कारण कंपनी का जो रियल स्वामी है, ओनर जो है, एवं जो उच्च प्रबंधक है, उसके लिए सभी कर्मचारी से, सभी ग्राहक से, सभी लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क रखना भी बहुत ही कठिन हो जाता है। ये इसकी एक सीमा है। इसके बाद देखो, गोपनीयता की कमी मैंने आपको बता ही दिया था। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसे कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है अपने काम को करने में। ऑडिटिंग यानी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो कंपनियों पर क्या करती, प्राइवेट कंपनियों पर निगरानी भी रखती है, उनको देखती भी रहती है कि वो सही से बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस लेना, परमिट लेना, ये सारी चीजें भी इन पे लगाई जाती हैं। तो अनेकानेक नियम का सामना करना पड़ता है कंपनी के केस में। इसके बाद देखो,
निर्णय लेने में देरी होती है बेटा। निर्णय लेने में देरी क्यों आती है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजंस लेना पड़ता है कंपनी से संबंधित, जिस वजह से एक निर्णय पर पहुंचने में, एक कॉमन सोल्यूशन पे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत सारे अप्रूवल लेने के बाद एक डिसीजन जो होता है, एक निर्णय जो होता है, वो पारित होता है, पास्ड होता है। इस वजह से तो कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक ढंग से निदेशक के मंडल के माध्यम से होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होता है, लेकिन जिसके बाद प्रबंधन विभिन्न स्तर पर, उच्च हो गया, मध्य हो गया, निम्न स्तर हो गया, यानी बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं मैनेजमेंट के, उन सब लेवल से हो करके, गुजर करके फिर एक डिसीजन जो होता है वो पास किया जाता है, जो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा समय लेने वाला हो जाता है। हितों का टकराव होता है बेटा। शेयर होल्डर क्या चाहेंगे? अंशधारी जो सदस्य हैं कंपनी में, जिन्होंने पूंजी लगाया है, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी उनको डिविडेंड यानी लाभांश दे, लाभ का हिस्सा दे। ठीक है। जो रियल ओनर हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी की स्थापना की है, वो क्या चाहेंगे? कंपनी बहुत ज्यादा लाभ कमाए, उसका विस्तार हो। कर्मचारी कंपनी से क्या चाहेगा? सैलरी मिल जाए, वेतन मिल जाए, तो काम चल जाएगा। मतलब हर एक पर्सन जो कि कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका अलग अलग हित होता है, इंटरेस्ट होता है, और सभी हितों में क्या होता है, कभी कभी टकराव होता है। कर्मचारी डिमांड करते हैं हाई सैलरी, हाई बोनस का, जबकि मैनेजमेंट डिमांड करता है ज्यादा वर्क करो, ज्यादा काम करो। ठीक है। और जो रियल ओनर है वो चाहता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और कम से कम पैसा जो है वो दिया जाए इन लोगों को, कम से कम, ज्यादा कम एक्सपेंस हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का हितों का टकराव देखने को मिलता है कंपनी के केस में। ठीक है। चलो, तो केस अंबानी के